सबका ट्रस्टवर्दी हूं, जी हां खाकी वर्दी हूं। सबका ट्रस्टवर्दी हूं, जी हां खाकी वर्दी हूं। सर्दी में, बरसात में, चिलचिलाती धूप में, भीषण ग्रीष्माघात में, कड़ाके की ठंड में, ठिठुरती हुई गात में, इतराती इतलाती हूं, जोश नया जगाती हूं। सबका ट्रस्टवर्दी हूं, हां मैं खाकी वर्दी हूं। नमस्कार, मी डॉक्टर स्वप्नील गाडगे. कविता जगणारी माणसंच्या आजच्या नवीन भागामध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. आजच्या या नवीन भागामध्ये आपल्याला एक प्रमुख पाहुणे असे भेटीस आलेले आहेत, ज्यांची ओळख म्हणजे महाराष्ट्राचे प्रमुख ADG फोर्स 1 श्री कृष्णप्रकाशजी. सर, मनपूर्वक स्वागत आपल्या नमस्कार, जय हिंद, जय भारत. येस. सरांची आता वेगळी ओळख करून देण्याची गरज नाही आहे, कारण संबंध महाराष्ट्राला आणि संबंध देशाला 2017चे आयर्नमॅन आणि 2018चे अल्ट्रामॅन म्हणून सर्वांना परिचित आहेत. आणि सरांच्यामध्ये दडलेला एक वेगळा साहित्यिकसुद्धा आहे, एक हळवा संवेदनशील कवीसुद्धा आहे. तोच आपण आज या मुलाखतीच्या माध्यमातून उलगडणार आहोत, त्यांचा प्रवास आणि त्यांची कवितांची आवड. सर, कवितांची आवड तुम्हाला कधीपासून सुरू झाली? कवितांची आवड मला बाल्यकालापासून आहे. वा. मी सुरुवातीपासून अत्यंत संवेदनशील आहे आणि जे काही मनोभाव माझ्या मनात येत होते त्याला शब्दरूप देण्याची सवय मला सुरुवातीपासूनच आहेच. अगदी, म्हणजे तुमचं बालपण झारखंडमध्ये गेलं. बरोबर आहे. आणि तिथून मग तुम्ही नंतर सिव्हिल सर्व्हिसेसमधून महाराष्ट्र केडर तुम्हाला मिळाला आणि तुम्ही महाराष्ट्राच्या विविध भागामध्ये काम करत आहात. कर्तव्य, निष्ठा आणि अनुशासन या त्रयींवरती खाकी वर्दी सगळ्या देशाचं रक्षण करते. आणि त्या खाकी वर्दीमध्ये सुद्धा एक संवेदनशील माणूस हा प्रत्येक खाकी वर्दीमध्ये एक दडलेला असतो. आपल्याला असं वाटतं की पोलीस म्हणजे एक कठोर अनुशासन करणारीच व्यक्ती आहे, तर असं नाही आहे. तर आम्हाला तुमच्या माध्यमातून किंवा तुम्हाला पाहताना हे सतत जाणवतं, कारण तुम्ही स्पोर्ट्समध्ये सुद्धा खूप छान पद्धतीने ॲक्टिव्ह असता. आत्ताच मी तुमची ओळख करून देताना सांगितलं की 2017चे तुम्ही आयर्नमॅन आणि 2018चे अल्ट्रामॅन, की जे देशामध्ये पहिले आहात आणि जगामध्ये IG रँकमध्ये सुद्धा तुम्ही पहिले आहात. आणि याची नोंद ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये सुद्धा झालेली आहे. मला आता तुम्हाला विचारायला आवडेल की भारतीय साहित्याची सद्यस्थिती काय आहे तुमच्या नजरेतून? भारत साहित्याची उर्वर भूमी आहे. असं सांगितले जाते की इथे प्रत्येक कोशला भाषा आणि बोली बदलते. जेवढी भाषा आणि बोली आहे त्या त्या भाषेत, त्या त्या बोलीत साहित्य आहे. काही लोकसाहित्य आहे, लोकगीत आहे, लोककला आहे, लोकनाट्य आहे. हे सर्व साहित्याच्या भागच आहे. संस्कृतमध्ये असं सांगितले गेलेले आहे की साहित्य फक्त निरह विलसित तरुरिह पुष्पे नसतो, केवल वो बहुत कोमल पौधे में खिला हुआ कोमल फूल मात्र नहीं होता है, बल्कि साहित्य वो भी होता है जिसे शुष्को वृक्षस्तिष्ठ त्याग्रे कहते हैं. साहित्य वो भी होता है जो शुष्क वृक्ष की ठूंठ से भी निकलता है. इसलिए बहुत सारे लोग जब ये कहते हैं कि एक अनुशासन प्रिय, एक कर्तव्य कठोर, कर्तव्य दक्ष अधिकारी इतना भावुक कैसे हो सकता है, इतना भावप्रवण कैसे हो सकता है? भावुक, भावप्रवण को हड़वापन कहना गलत होगा. भावुक, भावप्रवण होना मतलब दूसरे के दर्द को समझना है. अनुभूति की प्रामाणिकता और प्रामाणिक अनुभूति में एक फर्क है. देखिए, अनुभूति की प्रामाणिकता और प्रामाणिक अनुभूति का फर्क वही है जैसे कोई खुद भोगा हुआ हो और वो अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा हो, और एक उसकी अनुभूति को समझ लेता हो, खुद में जी लेता हो और अभिव्यक्त कर पाता हो. एक संवेदनशील अधिकारी
ज्यादा अनुशासन प्रिय हो सकता है, ज्यादा कर्तव्य दक्ष हो सकता है, कठोर हो सकता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो कठोरतापूर्वक कार्य नहीं करेगा तो जिनके साथ अन्याय हुआ है या जिनके साथ न्याय होना चाहिए उसको वो न्याय नहीं दे पाएगा और अन्यायकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अपनी संवेदनशीलता दूसरी चीजों के मद्देनजर कम कर देगा। इसलिए जो कवि है, जो लोगों के दुख दर्द को समझकर उसको अपने बीच समाकर रख सकता है, उसकी अनुभूति ले सकता है, वो समाज का निर्माता भी बन सकता है, समाज का दिशा निर्देशक भी बन सकता है, कवि और साहित्यकार भी बन सकता है। विश्व में जगात तुम्ही कुठेही बघितला तर मोठे मोठे जेवढे आंदोलन झालेले आहे त्याची सुरुवात साहित्यिक गतिविधीने झालेली आहे। कविता त्याचं सर्वात लोकप्रिय माध्यम आहे आणि काव्य फक्त पद्यात्मक कृतीमध्ये नसतो, गद्याच्या तणावामध्ये पण असतो। त्यामुळे फक्त समरसतामध्ये काव्य आहे असं नाही आहे। आणि ही जी गोष्ट आहे यामुळे मी अगोदरच सांगितले की मला जे शब्दमध्ये जे ब्रह्म आहे, शब्दमध्ये जे शक्ती आहे, या जगाला तोच नेतृत्व करू शकतो ज्याला शब्दाची शक्ती समजते। खरं नेतृत्व तोच करू शकतो। आणि त्यामुळे मतलब असा सांगितले जातात की अमंत्रो शब्दा नास्ति नास्ति मूलम मनोसधम अयोग्या पुरुषा नास्ति योजिकस्तत्र दुर्लभम। तर जे कोणतेही शब्द आमंत्रित नसतो, मतलब प्रत्येक शब्दाचा अर्थ असतो, मंत्र असतो, त्याला कसा वापर करायचा, त्याला कसा प्रयोग करायचा, कसा परोसायचा, कसा तुम्ही समोर लोकांना प्रक्षेपित करतात, कसा संवाद स्थापित करतात त्या शब्दाच्या माध्यमाने, किंवा कसा तुम्ही रचतात, तुम्ही कसा प्रकारचे सृजक आहात, रचयिता आहात, याच्यावर सर्व टिकलेले असतात। तो मुख्तसर मैं ये कहना चाहूँगा कि साहित्य का सफ़र मेरा बचपन से ही शुरू हुआ है, लेकिन जब मैं इस विभाग में आया हूँ तो मुझे ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आई हैं, लोगों का दुख दर्द, लोगों की समस्याएं, और इसलिए जो निराश होते हैं उनको उत्साहित करने के लिए, जैसे शुरुआती तौर पे मैंने रोमांटिक कविताएं लिखनी शुरू की थी। ऐसा है, लेकिन धीरे धीरे अब रोमांटिक कविताएं, रोमानी कविताएं लिखना मैंने कम कर दिया। अब मेरी कविताएं ज़्यादा उद्बोधक होती है, क्योंकि मुझे समाज को उद्बोधित करना, निराश मन को जागृत करना, सशक्त करना है। मैं हताश होते हुए लोगों को देखता हूं तो मैं उन्हें यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आश बाकी है, और यही कोशिश है मेरी। ऑफ कोर्स मैंने रोमांटिक कविताएं भी लिखी हैं, रोमानी कविताएं भी लिखी हैं, तो ऐसा है। आपने जो अभी बताया कि जग भर में जो कुछ भी आंदोलन हुआ या कोई बड़ा युद्ध हुआ तो उसका पहला उठाव या उसके खिलाफ अगर किसी ने आवाज़ उठाया रहेगा तो वो साहित्यिक ही थे। वैसे ही मैंने पिकासो थोड़ी पिकासो हैं, हाँ, या जैन जैक्वेस रूसो हैं, मॉन्टेस्क्यू हैं, दिदरो हैं, जो लोग आधुनिक लोकशाही के जनक माने जाते हैं, फ्रांसीसी राज्य क्रांति के जनक माने जाते हैं, या मतलब इस तरह के तमाम। क्योंकि पिकासो ने क्यूबिज्म की शुरुआत जो हुई वो पिकासो ने की थी। बिल्कुल बरोबर। आणि सर तुम्ही साहित्याविषयी जी आत्ता विस्तृत माहिती दिली त्याच्यामध्ये गद्य, पद्य आणि चंपू म्हणजे ह्या दोन्हींचंही एकत्र कॉम्बिनेशन करून जे काही नाटक वगैरे बसवलं जातं ते हिंदीमध्ये खूप छान पद्धतीनं लिहिलं गेलेलं आहे आणि याविषयी तुमच्याकडून खूप विस्तृत ऐकायला मिळालं। आता
तुमच्याकडून झालेली पहिली जी रोमॅन्टिक कविता होती ती आम्हाला ऐकायला आवडेल. ये कविता मैं 11वीं में था अच्छा. और मैं झील के किनारे बैठा हुआ था. मैं हमेशा ऐसा करता था कि झील के किनारे बैठ जाता था, पहाड़ में बैठ जाता था. हमारा इलाका हज़ारीबाग लैंड ऑफ 1000 गार्डन्स, मतलब फॉरेस्ट से भरा हुआ है. और मैं वहाँ कैनरी हिल, कैनरी लेक, जो झील और हिल है, उस पे बैठ करके एकांत में सृजन करता था. एकांत के क्षण दरअसल कभी कभी भयावह होते हैं, और वैसी अनुभूति भी मुझे हुई है क्योंकि हज़ारीबाग के जंगलों में लकड़बग्घे और ये सारी चीज़ें थी. तो इसके बावजूद वहाँ पर सृजनात्मकता आती है. तो मैंने वहीं पे ये कविता लिखी थी, झील के किनारे बैठकर. जिस सूखे तट पर बैठा हुआ था, उस सूखे तट पर कोई घास नहीं थी. तो मैंने वो कविता उसको देखते हुए लिखा कि सामने इतनी बड़ी झील होते हुए भी वो सूखा तट क्यों है. उसको प्रेमी बना दिया और उस बड़ी झील को मैंने, उस बड़े जलाशय को मैंने प्रेमिका बना दिया. और मैंने लिखा कि नैनों की प्रीत कभी सूखे ना, नैनों की प्रीत कभी सूखे ना, सूखा सा तट हूं, उजड़ा भूपट हूं, नैने नवनील तेरी नीली सी झील, दिल के कलकल से मुझे सींचो ना, नैनों की प्रीत कभी सूखे ना, नैनों की प्रीत कभी सूखे ना. हर बवंडर का आंधी लपक कर पल भर छूता तुम्हें जा रहा है, हर बवंडर का आंधी लपक कर पल भर छूता तुम्हें जा रहा है. कई उष्ण झोंका पल में देकर धोखा, तेरा शीतल तन स्पर्श पा रहा है. तुम लपकी लपक कर लपकने लहर को, कांप कर लहर गई अदम्य नीर राशि. थाम लूंगा तुम्हें यही बंजर किनारा, अपने आभागे कुल को भूलो ना, पल भर मध्यम प्रेम छींटों से छूलो ना, नैनों की प्रीत कभी सूखे ना. ऋषा का मारा तेरा चिरतक सहारा, भूल भारी कर नैना ने तुझको निहारा. सिर्फ एक बार यह बोलो ना, रूप की यह प्याल पी लो ना, चक्षुओं के व्याल तुम हिलो ना, जिगर फटने से पहले प्रीत की डोर से सीलो ना, नैनों की प्रीत कभी सूखे ना. सर सचमुच ये 11वीं की आपकी कविता है? बिल्कुल. लगती नहीं है, इतनी अच्छी आपने लिखी है. ऐसा लगता है कि किसी बड़े शायर ने लिखी हुई कविता है. उस समय बहुत सारी मैंने कविताएं लिखी है 11वीं में, 12वीं में, और वो सारी कविताएं आपको ऐसे ही लगेंगी. एक्चुअली ऐसा हुआ भी था, जब मैं 7वीं में इससे लिखा था बारिश के मौसम पे. अच्छा. तो हमारी जो हिंदी की टीचर थी, हेड टीचर हाई स्कूल की, तो उसने प्रश्न किया तुमने किससे लिखवाया है. तो मैंने बोला मैंने खुद लिखा है. बोले हो ही नहीं सकता, इतना अच्छा कैसे लिख सकते क्या हो. बात है. तो मैंने बोला नहीं मैडम, मैंने खुद लिखा है, ये किसी और ने नहीं लिखा है. क्योंकि ऐसा उनके दिमाग में आएगा भी कैसे. अगर कोई लिखना भी चाहे तो ऐसा कैसे आ सकता है. जो मैं सोचता हूँ मैं ही सोच सकता हूँ, दूसरे नहीं सोच सकते. एक्चुअली तो बाद में चूँकि मेरा हिंदी में हमेशा अधिकतम अंक आता रहा, संस्कृत में हमेशा अधिकतम अंक आता रहा, तो सबको बिलीव हो गया कि मैंने ही लिखा था. क्योंकि आप वैसे तो बचपन से ही कलाकारी आप में थी. आपने बोला थोड़ी देर पहले कि आपने ड्रामा में भी काम किया था. बिल्कुल बिल्कुल. तो ड्रामा में भी मैं, बड़ा यूनिक किस्सा था, मुझे ड्रामा क्लब का प्रेसिडेंट बना दिया गया. मैं हमेशा लोगों के बीच लोकप्रिय रहा हूँ, तो सब लोगों ने बोला इसको ड्रामा क्लब का प्रेसिडेंट बना दो. लेकिन जब भी लड़की का कोई पार्ट आए तो कोई करने को तैयार नहीं, क्योंकि सारे लोग बाद में उसे छेड़ते थे. तब मैंने बोला ठीक है, अगर कोई नहीं बनता, प्रेसिडेंट हूँ, मेरी जिम्मेदारी है. मैं लड़की बनना शुरू किया. आज की तरह मूछें नहीं थी उस वक्त. तो मेकअप करके घर से ही आता था मैं. अच्छा. पूरा. तो लोग पहचान भी नहीं पाते थे कि कृष्ण प्रकाश है. बाद में थोड़ा बहुत मुझे भी छेड़ा जाता था, पर मैं किसी चीज़ को कामयाब करने के पीछे रहता हूँ. उसके पीछे आलोचना क्या हो रही है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. बराबर बराबर. बहुत